मीनाक्षी जी की आंखें भर आईं। तभी उन्हें पीछे से पल्लवी की आवाज आई। उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और बोली, क्या हुआ बेटा? पल्लवी, वो आप मुझे वहां पर दिखी नहीं तो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मीनाक्षी जी, हाँ बेटा, सब ठीक है। वो कार्तिक का फोन आया था कि वो तुम्हारे अंकल के साथ शॉप पर है। पल्लवी, अच्छा चलिए फिर घर चलते हैं अब। मीनाक्षी जी, हाँ चलो। दोनों मंदिर से घर आ गईं। मीनाक्षी जी ने दूसरी चाबी से ताला खोला और दोनों अंदर गईं। पल्लवी, आप यहाँ बैठिए, मैं पानी लाती हूँ, कहकर पल्लवी किचन में गई और पानी लेकर आ गई। मीनाक्षी जी ने पानी पिया और आंखें बंद करके वहीं सोफे से सर टिकाकर बैठ गईं। पल्लवी, क्या हुआ आंटी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना, प्लीज बताइए। कार्तिक, क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? मीनाक्षी जी, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। कार्तिक ने उन्हें मेडिसिन दिया, फिर उन्हें आराम करने को कहा। मीनाक्षी जी ने उससे कहा कि वो पल्लवी को बाहर लेकर जाए, वो घर में अकेली बोर हो जाएगी। इस पर पल्लवी ने कहा कि वो उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी। मीनाक्षी जी, अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, बस सिर में दर्द था, अब दवा ले लिया है ना तो ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। तुम परेशान मत हो और थोड़ा घूम आओ, जिससे तुम्हारा मन भी लग जाएगा। मीनाक्षी जी की जिद की वजह से पल्लवी ने हाँ बोल दिया। फिर वो कार्तिक के साथ बाहर घूमने चली गई। दोनों के जाते ही मीनाक्षी जी के सब्र का बांध टूट गया और वो फपक फपक कर रो पड़ी। हे प्रभु, ये किसकी नजर लग गई मेरे बच्चों की खुशियों को? मैं क्या करूं, कैसे बताऊं पल्लवी को? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। भगवान करे सब अच्छा हो, ये बस एक अफवाह हो और कुछ नहीं। प्रभु, सब ठीक करना, कुछ गलत ना होने देना। मीनाक्षी जी ने रोते हुए ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और वॉशरूम में जाकर मुंह धोकर आ गई और खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया, जिससे खुद का ध्यान भटका सके। थोड़ी देर में पल्लवी और कार्तिक आ गए। मीनाक्षी जी, अरे तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? पल्लवी, आंटी, मेरा कहीं घूमने का मन नहीं कर रहा, कहकर पल्लवी तेजी से ऊपर रूम में चली गई। मीनाक्षी जी ने कार्तिक से पूछा, क्या हुआ बेटा? कार्तिक, पता नहीं माँ, मैं इसे घुमाने लेकर गया पर ये खुश नहीं हुई, उदास होकर बस घर चलने को कह रही थी, इसीलिए मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गया। मीनाक्षी जी, बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस भगवान करे वो खबर झूठी हो, सब ठीक हो। कार्तिक की भी आंखें भर आईं। फिर उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारे राघव को, वो बिल्कुल सही सलामत होगा, देख लेना, और जल्दी वापस आएगा। अच्छा, मैं सतीश के पास जाता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है। आप ध्यान रखना पल्लो का और अपना भी, कहकर कार्तिक तेजी से वहां से निकल गया। मीनाक्षी जी पल्लवी के कमरे में आईं तो उन्होंने देखा कि पल्लवी बेड पर दूसरी तरफ मुंह किए सो रही है। मीनाक्षी जी उसे सोता पाकर बिना कोई आवाज किए ही वापस आ गईं। इधर पल्लवी दूसरी तरफ मुंह घुमाए राघव की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन घिरा हुआ था। वो बार बार मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, राघव की सलामती की। उसे अभी तक राघव की कोई खबर नहीं मिली थी। सबसे पूछने पर यही कह रहे थे कि उसका फोन नहीं लग रहा। उसका मन बहुत विचलित था, आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो कितना कोशिश कर रही थी कि ना रोए, पर ये कमबख्त आंसू बहे ही जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने कल रात का दृश्य घूम रहा था, जब राघव उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कह रहा था, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा। कितना सुखद एहसास था उसके स्पर्श का। एक पल को पल्लवी मुस्कुरा उठी, दूसरे ही क्षण उसके चेहरे पर वही उदासी छा गई। रोते रोते उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चली गई। आंटी, कहाँ हैं आप? भाई, अंकल, कहाँ हो आप सब? कोई बोल क्यों नहीं रहा? कहाँ हैं आप सब? पल्लवी अपने कमरे से नीचे आई और सबको ना देखकर उन्हें आवाज देने लगी, पर कोई कहीं नहीं मिला। वो सबको ढूंढते ढूंढते घर से बाहर आ गई। तभी उसने देखा कि राघव सामने से जा रहा था। पल्लवी ने उसे आवाज दिया, पर वो नहीं रुका, चलता ही जा रहा था। पल्लवी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो उसे लगातार आवाज दे रही थी, पर वो था कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो चलता ही जा रहा था। न जाने कितनी ही देर वो चलता रहा, फिर एक जगह रुक गया। पल्लवी भी ठिठक कर रुक गई। वो कोई पहाड़ी इलाका था, न जाने कहाँ से धुआं सा उठ रहा था।
अचानक राघव एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। नहीं राघव रुकिए, गिर जाएंगे आप प्लीज, पल्लवी ने लगभग दौड़ते हुए कहा। पर राघव ने जैसे कुछ सुना ही नहीं और वो चढ़ता ही जा रहा था। पल्लवी भी चलने लगी, पर उसने कभी पहाड़ी पर चढ़ाई नहीं की थी, तो वो धीरे धीरे किसी तरह चढ़ रही थी और साथ ही साथ राघव को लगातार रुक जाने की आवाज भी दिए जा रही थी। चढ़ते चढ़ते राघव पहाड़ी के छोर तक पहुंच गया, जिसके उस पार गहरी खाई थी। पल्लवी भी उससे बस कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ी हाँफ रही थी, साथ ही हाँफते हुए राघव को नीचे चलने को कह रही थी। पर राघव उसकी तरफ नहीं घूमा। थोड़ी देर तक ऐसे ही वो खाई की तरफ देखता रहा। फिर अचानक पल्लवी की तरफ घूमा और बोला, तुम मेरा इंतजार करोगी ना पल्लवी? बोलो। पल्लवी हाँफते हुए, हाँ राघव मैं करूंगी इंतजार, पर पहले आप नीचे चलिए, मुझे डर लग रहा है। राघव ने जैसे उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और बोला, कई बार हम जो देखते हैं, सोचते हैं और सुनते हैं, वही सच नहीं होता। पल्लवी, हाँ राघव, मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ, पर पहले आप नीचे चलिए प्लीज, मुझे घबराहट हो रही है। पर राघव ने उसकी बात की प्रतिक्रिया ना देकर फिर से वैसे ही यंत्रचालित की भांति बोला, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊँगा। और इतना कहकर राघव ने खुद को खाई की तरफ लहराया और गिरता चला गया। राघव नहीं, पल्लवी जोर से चीखी। मीनाक्षी जी दौड़ते हुए उसके कमरे में आईं। कार्तिक और विनोद जी भी जल्दी जल्दी आए। मीनाक्षी जी ने जल्दी से पल्लवी को अपनी गोद में ले लिया और उसका सर सहलाने लगी। वो पूरी पसीने पसीने हो गई थी और जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसका पूरा जिस्म गर्म तवे की तरह जल रहा था। मीनाक्षी जी घबरा कर बोली, पल्लवी को तो बहुत तेज बुखार है, जाइए जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। उन्होंने विनोद जी से कहा। कार्तिक, पापा आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ, कहकर कार्तिक तेजी से नीचे चला गया। पल्लवी अभी भी वैसे ही हाँफ रही थी। वो मीनाक्षी जी की बाहों में सिमटती चली गई। मीनाक्षी जी, घबराओ नहीं बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा है? देखो सब ठीक है, हम सब यहीं हैं, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, लो पानी पी लो, कहकर मीनाक्षी जी ने पल्लवी को पानी दे दिया, जिसे एक सांस में ही पल्लवी पी गई, मानो कितने दिनों की प्यासी हो। विनोद जी वहीं बैठ के किनारे चिंतित बैठे हुए थे। पल्लवी धीरे धीरे आराम महसूस करने लगी, पर वो सपना अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अंततः जब डर ज्यादा बढ़ गया तो वो आंसुओं के रूप में बाहर आने लगा। पल्लवी मीनाक्षी जी के आंचल में मुंह छुपाए सिसकने लगी। उसे ऐसे देखकर दोनों की आंखें भर आईं। मीनाक्षी जी ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। थोड़ी देर में कार्तिक डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने पल्लवी का चेकअप किया, फिर कुछ दवाइयाँ दी और बोले, इनका अच्छे से ध्यान रखें और इन्हें अकेला मत छोड़िए, मैंने इन्हें दवा दे दी है, बुखार उतर जाएगा सुबह तक। कार्तिक, डॉक्टर घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? डॉक्टर, जी नहीं, बस शायद इन्होंने कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए इतना डर गई हैं। आप लोग इन्हें खुश रखिए, बस मैं अब चलता हूँ। आप इनकी दवाओं का ध्यान रखिएगा और कोई भी परेशानी हो बेझिझक कॉल कीजिएगा। विनोद जी, आइए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। डॉक्टर, जी शुक्रिया। विनोद जी डॉक्टर साहब का ब्रीफकेस लेकर बाहर जाते हैं। फिर नीचे पहुंचकर वो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब आपसे एक बात कहनी थी। डॉक्टर, हाँ कहिए क्या हुआ? विनोद जी उन्हें सब कुछ बताते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें समझाते हैं कि क्या करना है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। विनोद जी ऊपर आते हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। मीनाक्षी जी, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? विनोद जी, नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ। अच्छा, पल्लवी के लिए खाना ले आओ, उसे दवा देनी है ना? मीनाक्षी जी, हाँ आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी आई, कहकर मीनाक्षी जी नीचे चली जाती हैं। फिर एक थाली में पल्लवी के लिए खाना लाती हैं और उसे खिलाती हैं, पर पल्लवी मना कर देती है। कार्तिक, पल्लू चल खाना खा ले, तुझे मेरी कसम है, भाई की बात नहीं मानेगी। पल्लवी धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए खाना खा लेती है। कार्तिक उसे दवा देता है, फिर उसे आराम करने को कहता है। अगले दिन सुबह सब बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी सतीश वहां आता है और रोने लगता है। कार्तिक, क्या हुआ सतीश, रो मत, सब ठीक है ना? सतीश, कार्तिक वो खबर सही है, राघव इस दुनिया में नहीं है। कार्तिक, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राघव छोड़कर कैसे जा सकता है हमें? वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। मीनाक्षी जी और विनोद जी भी रो रहे होते हैं। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। सब ऊपर की तरफ देखते हैं।
तो वहां पल्लवी खड़ी होती है सीढ़ियों पर, और नीचे सीढ़ियों के पानी का जग गिरा होता है। सब दौड़कर उसके पास जाते हैं। पल्लवी चक्कर खाकर गिरती है, पर नीचे गिरने से पहले ही कार्तिक उसे संभाल लेता है और उसे उठाकर रूम में लेकर आता है। फिर बिस्तर पर लिटाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। मीनाक्षी जी, मैं अभी पानी लाई। विनोद जी डॉक्टर को कॉल करते हैं। कार्तिक घबराया हुआ पल्लवी को बार बार उठाता है। सतीश भी परेशानी से देखता है। तभी मीनाक्षी जी पानी लेकर आती हैं और पल्लवी के मुंह पर पानी के छींटे मारती हैं। 5-10 मिनट में उसे होश आता है और वह कार्तिक के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर सबकी आंखें भर आईं। फिर कार्तिक मीनाक्षी जी से बोला, माँ आप लोग ध्यान रखो पल्लवी का, मैं जाता हूँ सतीश के साथ वहाँ। विनोद जी, बेटा मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तीनों वहां से चले जाते हैं। पल्लवी रोते हुए कहती है, ये क्या हो गया आंटी, राघव ऐसे कैसे जा सकते हैं, आखिर हुआ क्या था, कहाँ गए थे वो उस रात। मीनाक्षी जी, होनी को कौन टाल सकता है बेटा, पर हम ऐसे रो नहीं सकते। हमारा बेटा शहीद हुआ है, मरा नहीं है। उसने अपनी जान देकर हजारों लोगों की जान बचाई है। सतीश ने बताया था कि वो यहाँ किसी मिशन को पूरा करने आया था। उस रात उसे खबर मिली थी कि जिस आतंकवादी संगठन को पकड़ने के लिए वो यहाँ आया था, वो लोग यहाँ पर कई जगह बम फिट करने की साजिश कर रहे हैं। वो उन्हें ही रोकने और उन्हें पकड़ने के लिए वहां गया था, जिस अड्डे पर वो आतंकवादी ठहरे थे। पर वहां कल बम विस्फोट हुआ और सब खत्म हो गया। सबको उम्मीद थी कि मरने वालों में सिर्फ वो आतंकवादी ही होंगे, राघव बच गया होगा किसी तरफ। पर सबकी उम्मीद टूट गई, कहकर मीनाक्षी जी फूट फूट कर रो पड़ी। पल्लवी भी रो रही थी, पर उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि राघव मर चुका है। बार बार उसके कानों में राघव के कहे शब्द गूंज रहे थे, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा। और सपने में भी तो राघव कह रहा था कि हर बार हम जो देखते हैं सुनते हैं वही सच नहीं होता। पल्लवी के कानों में लगातार कभी राघव की बात तो कभी सतीश की बात गूंज रही थी, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा। राघव अब इस दुनिया में नहीं, मेरा इंतजार करना, राघव इस दुनिया में नहीं, इंतजार नहीं है, बस करो, राघव को कुछ नहीं होगा, राघव को कुछ नहीं होगा, कहकर पल्लवी फूट फूट कर रोने लगती है। आंटी ये सच नहीं हो सकता, राघव कैसे जा सकता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, क्या उसे दिखा नहीं मेरी आंखों में, अब मैं क्या करूँ, कैसे जीऊंगी मैं। पल्लवी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मीनाक्षी जी से भी कुछ बोला नहीं जा रहा था, उनकी आंखों से भी आंसुओं की बरसात हुए जा रही थी। रोते रोते पल्लवी की हिचकी बंध गई। शाम को कार्तिक और विनोद जी आए। उनकी आवाज सुनकर मीनाक्षी जी नीचे गईं। उनके पीछे पीछे पल्लवी भी धीरे धीरे आ गई। मीनाक्षी जी ने पूछा कि क्या हुआ वहाँ। तो विनोद जी रोते हुए बोले, आ रहा हूँ अपने बेटे को मुखाग्नि देकर, भगवान ने बेटा नहीं दिया था तो क्या हुआ, राघव ने आकर वो कमी भी पूरी कर दी, लेकिन भगवान को वो भी रास नहीं आया, छीन लिया उसे, कहकर विनोद जी फपक फपक कर रोने लगे। मीनाक्षी जी भी फूट फूट कर रोने लगी। कार्तिक ने एक पैकेट टेबल पर रखते हुए कहा, ये राघव की आखिरी निशानी मिली है, वहां से सब कुछ धमाके में जलकर राख हो गया था। कहते कहते कार्तिक का गला रुंध गया। ये सब सुनकर देखकर पल्लवी का धैर्य जवाब दे गया। वो वहीं बैठ गई, ना रो रही थी, न ही उसके चेहरे पर कोई भाव था, बस शून्य में देखे जा रही थी। तीनों जल्दी से उसकी ओर लपके। कार्तिक, पल्लू क्या हुआ, कुछ बोलना, तू ठीक तो है ना। पर पल्लवी तो जैसे जड़ हो गई थी। उसकी सूनी आंखें, वीरान चेहरा देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि उसे कितना बड़ा सदमा लगा है। अब तक तो वो खुद को दिलासा दिए जा रही थी कि राघव ठीक होगा, पर सब खत्म हो गया। वो वहीं कार्तिक की बाहों में झूल गई। विनोद जी ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। कार्तिक पल्लवी को लेकर रूम में गया। डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप किया और बोले कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ये कोमा में चली गई हैं। इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसने इनके दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। कह नहीं सकते कि ये कब तक कोमा से बाहर आएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सब रोने लगे। पल्लवी को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मनीष जी को भी फोन करके खबर कर दी गई। जब सबने राघव की मौत और पल्लवी के कोमा में चले जाने की खबर सुनी तो सब सकते में आ गए। सुलेखा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। महक को भी पता चली तो वो भी दुखी हो गई, पर वो आने को बोली, पर विनोद जी और कार्तिक ने मना कर दिया।
सुबह तक मनीष जी भी सबके साथ आ गए। हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को रुकने की मनाही थी, इसीलिए कार्तिक ने खुद ही वहीं रुककर सबको घर भेज दिया। राघव के माता पिता ना ही परिवार में कोई था, इसीलिए सारे कर्मकांड विनोद जी ने ही किया। धीरे धीरे कुछ दिन गम में गुजर गए। मनीष जी ने पल्लवी को बहुत बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके ट्रीटमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टरों की मेहनत सफल हुई। धीरे धीरे पल्लवी की हालत में सुधार होने लगा और वो कोमा से बाहर आ गई। उसे होश में देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों बाद पल्लवी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पल्लवी घर आ गई, पर अब वो पूरी तरह से बदल गई थी। हंसना तो जैसे भूल ही गई थी। हर वक्त खोई खोई सी रहती थी। कहीं ना कहीं उसे अब भी विश्वास था कि राघव जरूर वापस आएगा। उसे अब भी इंतजार था उसका। पल्लवी ने अपनी पढ़ाई फिर से जारी कर दी। अब बस वो और उसकी किताबें। ना ही ज्यादा बात करती किसी से, ना ही किसी से उसे हंसते हुए देखा। जब से वो हॉस्पिटल से आई थी, वो रोती भी नहीं थी। सब कुछ जैसे भूल गई थी। घर में सब उसकी हालत देखकर चिंतित थे, पर सबने उस पर कोई दबाव नहीं बनाया। सबने सोचा कि शायद वक्त के साथ ये जख्म भर जाएं और पल्लवी भी आगे बढ़ जाए। अभी उससे कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। पल्लवी ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और उसने भी सीआईडी को ही कैरियर के तौर पर चुना। जल्द ही उसकी मेहनत का फल मिला और सीआईडी ऑफिसर बन गई। कार्तिक भी मनीष जी के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगा। महक की भी ट्रेनिंग पूरी हो गई और जल्द ही वो आईएएस ऑफिसर बनकर अपने घर भी आ गई। मनीष जी का पूरा परिवार विनोद जी के घर पर ही आया हुआ था। सबने महक का जोरदार स्वागत किया। मनीष जी ने विनोद जी से कहा कि अब वो जल्द से जल्द महक कार्तिक की शादी कर देना चाहते हैं। सबकी सहमति से पंडित से 4 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकलवाया गया। सब जोर शोर से तैयारियों में लग गए। सगाई मनीष जी की हवेली पर ही होनी थी। विनोद जी, मीनाक्षी जी और महक एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए। सब तैयारी में व्यस्त थे। घर में मेहमानों का आना भी शुरू हो गया। कार्तिक के दोस्त सतीश और राजीव भी आए, पर राघव के ना होने से सबकी आंखें भर आईं। सारी तैयारी पूरी हो गई। आज सगाई का दिन था। सब लोग तैयारियों में व्यस्त थे। किसी के पास बैठने को भी फुर्सत नहीं थी। इधर पल्लवी ब्यूरो जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी सुलेखा जी वहां आई। सुलेखा जी, बेटा कहाँ जा रही हो? पल्लवी, माँ मैं ब्यूरो जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। केस आया है एक, अभी जाना पड़ेगा मुझे। सुलेखा जी, अरे बेटा, पर कार्तिक की सगाई है आज, घर पर ही रहो ना, आज मत जाओ। पल्लवी, माँ समझने की कोशिश कीजिए, मेरा जाना जरूरी है, पर मैं वादा करती हूँ कि सगाई से पहले आ जाऊंगी। कहाँ जाने की बात हो रही है? कार्तिक ने कमरे में घुसते हुए कहा। पल्लवी, भाई मैं ब्यूरो जा रही हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तू ही समझा ना बेटा। आज सगाई के दिन भी ये काम में बिजी रहेगी। सुलेखा जी ने उदास होते हुए कार्तिक से कहा। पल्लवी, भाई मैं सगाई से पहले आ जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। सुलेखा जी कुछ कहने के लिए मुंह खोलती हैं कि कार्तिक उन्हें मना कर देता है। माँ जाने दो उसे, सीआईडी ऑफिसर है वो, छुट्टी नहीं मार सकती। पर पल्लू तू प्रॉमिस कर कि सगाई से 1 घंटे पहले तू घर आ जाएगी। कार्तिक ने पल्लवी का हाथ पकड़ते हुए कहा। पल्लवी, हाँ भाई, आई प्रॉमिस। अब मैं निकलती हूँ, लेट हो गई हूँ बहुत, कहकर पल्लवी अपनी गन पीछे खोंचती है और अपना लेदर जैकेट पहनकर तेजी से रूम से बाहर निकल जाती है। सुलेखा जी को उदास देखकर कार्तिक उनसे कहता है, माँ फिक्र मत कीजिए, हमारी पल्लो की जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। वो फिर से हमारी पहले वाली पल्लो बन जाएगी। अभी डॉक्टर ने उस पर किसी भी तरह का दबाव डालने से मना किया है। बेटा कैसे ना उदास हूँ, 2 साल हो गए मैंने मेरी बच्ची को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, न ही कभी खुलकर हंसते हुए। उस दिन के बाद से उसकी आंखों में कभी आंसू भी नहीं देखा मैंने। बचपन में जरा सी चोट लग जाए तो पूरे दिन रोती रहती थी, और अब चाहे कितना भी दर्द हो, पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू ही नहीं गिरते। मेरा कलेजा फट जाता है उसे इस हाल में देखकर। बोलते बोलते सुलेखा जी भावुक होकर रोने लगी। कार्तिक, माँ संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। तभी कमरे में बिरजू आता है और कहता है, छोटी मालकिन, मालिक बुला रहे हैं। हाँ बिरजू तुम चलो, मैं आती हूँ, सुलेखा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बिरजू के जाने के बाद सुलेखा जी भी रूम से चली गईं। कार्तिक को भी कुछ काम याद आ जाता है तो वो बाहर चला जाता है। सगाई हवेली में होनी थी। मनीष जी की हवेली बहुत बड़ी थी। हॉल किसी बैंक्वेट हॉल की तरह बड़ा था। सारी व्यवस्था उसी में हो गई।
डेकोरेशन करने वाला अपने काम में व्यस्त थे। मनीष जी, विनोद जी और ताऊ जी अलग अलग चीजों की व्यवस्था देख रहे थे। रात के 8 बजे सगाई का मुहूर्त था। 6 बज रहे थे। सारी तैयारियों का अंतिम चरण दिया जा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरा। रात हो गई। सब लोग तैयार हो रहे थे। मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो गया था। इधर सुलेखा जी परेशान थी। वजह थी, पल्लवी अभी तक नहीं आई थी। वो उसे फोन भी लगा रही थी, पर बार बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उनका मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। सगाई में बस आधा घंटा ही रह गया था। तभी थोड़ी देर में पल्लवी आई। उसे देखकर सुलेखा जी की जान में जान आ गई। कहाँ रह गई थी तू? तब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों बंद है? सुलेखा जी ने पल्लवी को देखते ही सवालों की झड़ी लगा दी। अरे माँ, आराम से, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, तब ऑफ हो गया था। आप फालतू में ही परेशान हो रही हो, पल्लवी ने सुलेखा जी को जवाब दिया। सुलेखा जी, अच्छा अब चल तो जल्दी से नहा ले, थक गई होगी। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं बेड पर, जल्दी से तैयार हो जाना। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ तैयार होने, कहकर पल्लवी अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर में सुलेखा जी उसके रूम में आई तो देखा कि उसने हल्की कढ़ाई का सूट पहन रखा है। सुलेखा जी, अरे ये क्या पहन लिया? मैंने जो लहंगा रखा है वो पहनना। पल्लवी, यही ठीक है माँ, मुझे ज्यादा शौक श्रृंगार पसंद नहीं, मैं सिंपल ही ठीक हूँ। देख पल्लवी, आज कोई जिद नहीं, सगाई है तेरे भाई की, कोई घर में पूजा नहीं, तू लहंगा ही पहनेगी बस, मीनाक्षी जी ने नाराज होते हुए कहा। फिर उन्होंने उसे लहंगा पकड़ाया और पहनकर आने को कहा। उनकी जिद के आगे पल्लवी को झुकना ही पड़ा। वो चेंज करके रूम में आई तो देखा कि वहां एक लड़की भी सुलेखा जी के साथ। ये कौन है माँ? पल्लवी ने दुपट्टा सही करते हुए कहा। ये तैयार करेंगी तुझे, सुलेखा जी ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाते हुए कहा। पल्लवी, अरे माँ, पर उसकी क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पहले ये लहंगा पहना दिया, अब ये मेकअप भी। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी, चुपचाप बैठ जा और तैयार करने दे इन्हें, सुलेखा जी ने उसे डपटते हुए कहा। उनकी डांट सुनकर पल्लवी चुप हो गई। फिर वो लड़की उसे तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब सुलेखा जी ने उसे देखा तो देखती रह गईं। नजर ना लगे किसी की, हमारी राजकुमारी को कितनी प्यारी लग रही है, बता भी नहीं सकती, सुलेखा जी ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा। मैं ऐसे ही ठीक थी माँ, क्या जरूरत थी ये रंगाई पुताई करने की, पल्लवी ने खींचते हुए कहा। तू चुप कर, और ये क्या हर वक्त उदासी का चोला ओढ़े रहती है, मुस्कुरा दिया कर बेटा, सुलेखा जी ने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ चलिए, देर हो रही है, कहकर पल्लवी ने बिना उनकी बात का जवाब दिए रूम से बाहर चली गई। सुलेखा जी ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को आंचल से साफ किया और बाहर आ गईं। पहले वो महक के कमरे में गईं, ये देखने के लिए कि वो तैयार है या नहीं। महक तैयार होकर बिस्तर पर ही बैठी थी। अरे माँ, आप आइए ना, सुलेखा जी को आता देख महक ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम तैयार हो या नहीं, यही देखने आई थी, सुलेखा जी ने लाख कोशिश की मगर अपनी आवाज में उदासी को घुलने से रोक नहीं पाई। क्या हुआ माँ, आप उदास क्यों हैं और आपकी आंखें क्यों लाल हैं? महक ने उन्हें उदास देखकर कहा। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, सुलेखा जी ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप पल्लवी को लेकर परेशान हैं ना? महक ने उनका कंधा पकड़ते हुए कहा। हम, सुलेखा जी ने अपनी नजरें झुका लीं। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हमारी पल्लवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान वापस आएगी, आप दिल छोटा मत करो माँ, मैं हूं ना, महक ने सुलेखा जी की आंखों में झांकते हुए कहा। सुलेखा जी ने हाँ में गर्दन हिलाया और मुस्कुराई। महक ने उन्हें गले लगा लिया। तभी सुलेखा जी की भतीजी सुगंधा आई कमरे में। बुआ, कार्तिक भैया बुला रहे हैं आपको, सुगंधा ने कहा। हाँ मैं जाती हूँ, तुम जरा महक के पास बैठो। जी बुआ, आप जाइए, मैं भाभी के पास हूँ। सुलेखा जी महक का माथा चूमकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। कार्तिक के रूम में पहुंचती हैं। वो तैयार होकर बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, क्यों बुलाया? सुलेखा जी ने अंदर आते हुए कहा। अरे माँ, मैं ये पूछ रहा था कि पल्लो आई या नहीं, कार्तिक ने उठते हुए कहा। हाँ आ गई है, किसी काम में लगी होगी, तुम लोग बैठो, मैं बाहर जाती हूँ, फिर तुम्हें बुलाती हूँ। जी माँ। सुलेखा जी कमरे से बाहर चली जाती हैं। थोड़ी देर में पंडित जी महक कार्तिक को बुलाने को कहते हैं। सुलेखा जी कार्तिक को लाने और मीनाक्षी जी महक को लाने चली जाती हैं। हॉल में सारे मेहमान कुर्सियों पर बैठे हुए थे।
कुल मिलाकर 45 मेहमान थे। डेकोरेशन बहुत शानदार तरीके से की गई थी। एक तरफ बड़ा सा स्टेज बनाया गया था जिसमें ऊपर से फूल लटकाए गए थे। नीले रंग की रोशनी हो रही थी। स्टेज पर एक सोफा रखा हुआ था। मेहमानों के बैठने के लिए जगह जगह कुर्सी टेबल लगाए गए थे। एक टेबल के साथ 4 कुर्सियां। खाने की व्यवस्था बगीचे में ही की गई थी। मनीष जी की हवेली वैसे ही बहुत सुंदर थी। डेकोरेशन करके उसे और भी सुंदर बना दिया गया था। थोड़ी देर में कार्तिक और महक आ गए। दोनों को ले जाकर स्टेज पर सोफे पर बिठाया गया। सारे मेहमानों की आंखें महक पर ही टिकी थीं। भला की खूबसूरत थी महक, आइस ब्लू लहंगे में, डायमंड सेट, उस पर उसका चांद सा मुखड़ा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। उसके आगे ये सजावट भी फीकी लग रही थी। ब्लू कलर के 3 पीस सूट में कार्तिक भी बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों की ही जोड़ी देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। स्टेज पर मीनाक्षी जी, सुलेखा जी, पल्लवी और उनकी कजिन्स थीं। सुलेखा जी ने पहले महक की गोद भराई की रस्म की, उसे नारियल साड़ी और गहने चढ़ाकर। उसके बाद दोनों की सगाई की रस्म होनी थी। सब लोग खड़े थे। फोटोग्राफर अपना काम करने में व्यस्त थे। पल्लवी ने कार्तिक को अंगूठी दी और मुस्कुराकर बोली, भाई पहना दीजिए और बना दीजिए महक को मेरी भाभी हमेशा के लिए। 2 सालों बाद उसे मुस्कुराता देख सबकी खुशी तिगनी चौगनी बढ़ गई। सबकी आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अंगूठी लिया और अपना एक हाथ महक की तरफ बढ़ाया। महक ने हौले से अपना दायां हाथ कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। एक तरफ पल्लवी को मुस्कुराते देख वो खुश थी, दूसरी तरफ कार्तिक की होने जा रही थी तो खुशी और शर्म से उसके गाल लाल हो गए। कार्तिक ने प्यार से उसकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाई और थोड़ा झुककर धीरे से बोला, मिस महक शर्मा, दूसरी बार सगाई मुबारक हो। हमें झेलने के लिए तैयार रहिए। महक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और शर्म से अपनी पलकें झुका लीं। फिर मीनाक्षी जी ने उसे अंगूठी दी। महक ने कार्तिक को अंगूठी पहनाई और बोली, आप भी तैयार रहिए मिस्टर कार्तिक पांडे। सब लोगों ने तालियां बजाईं और उनके ऊपर गुलाब के फूलों की बरसात हो गई। सारे बुजुर्ग रिश्तेदारों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मीनाक्षी जी सुलेखा जी के गले मिली। विनोद जी भी ताऊ जी और मनीष जी के गले मिले। बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं था। अम्मा बाबा ने दोनों ने भर भर के दुआएं दी। पल्लवी ने भी महक और कार्तिक को बधाई दी। नाश्ते पानी के बीच डांस का कार्यक्रम हुआ। घर के सभी सदस्यों ने डांस किया, जी भर के ठुमके लगाए। महक और कार्तिक को भी सबकी जिद पर डांस करना पड़ा। पल्लवी को भी सबने बहुत कहा पर उसने नहीं किया तो महक ने उसे अपनी कसम दे दी। महक की कसम पर पल्लवी को भी करना ही पड़ा। सब लोग मस्ती में सराबोर थे। उसके बाद खाने की बारी आई। सबने जी भरकर एक से एक लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। हंसी खुशी मौज मस्ती के साथ सगाई संपन्न हुई। सगाई के बाद अगले दिन सबने पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाया। 20 दिन बाद का मुहूर्त दोनों परिवारों ने रख लिया। अब सब लोग बैठकर कैसे क्या करना है इस विषय पर चर्चा करने लगे। राजीव और सतीश भी आए थे। सुलेखा जी ने महक और कार्तिक को एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए बाहर भेज दिया। कार्तिक महक को पहाड़ी वाली काली माँ के मंदिर पर दर्शन कराने और ऊंचाई से गांव का नजारा दिखाने के लिए लेकर चला गया। इधर घर में सभी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। सब वेन्यू की बात कर रहे थे कि कौन सा बुक करें। तभी सतीश ने उनसे डिस्टेंस वेडिंग का आइडिया दिया और कहा कि शिमला इस मौसम में बेस्ट रहेगा। उसकी बात सुन पल्लवी को जाने क्या सूझा। उसने भी सबसे जिद किया कि शिमला की हसीन वादियों में ही महक और कार्तिक की शादी हो। अब जब पल्लवी कह रही थी तो कोई इनकार कैसे करता। सबने उसकी बात मान ली। विनोद जी ने मनीष जी के घर वापस जाकर शादी की तैयारी करने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो बोले कि हम सारी तैयारियां साथ ही करेंगे। मनीष जी की बात पर कार्तिक के ताऊ जी, बाबा, अम्मा और माँ ने भी सहमति जताई। सबके आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर पल्लवी एक डायरी और कलम लेकर आई और शादी की जो जो तैयारियां करनी थी वो सबसे पूछकर उन सब की लिस्ट बनाई। फिर उसने सबका काम भी बांट दिया। सबका काम बंट जाने के बाद वो लैपटॉप लेकर आई और शिमला के सबसे बेस्ट वेडिंग वेन्यू सर्च किया और सबकी सहमति से एक होटल बुक किया। इतनी जल्दी कार्ड छपवाना फिर उसे भेजना मुश्किल था तो सबको ऑनलाइन वेडिंग इनविटेशन दे दिया। जिन्हें ऑनलाइन नहीं दे सकते थे उन्हें फ़ोन पर कह दिया। अब बारी शॉपिंग की थी। पल्लवी ने सबको अलग अलग लिस्ट बनाकर दे दी शॉपिंग की। बातचीत और प्लानिंग करते काफ़ी टाइम हो गया। थोड़ी देर में कार्तिक और महक भी आ गए।
पल्लवी, भैया भाभी, गुड न्यूज है। आप दोनों की शादी शिमला की खूबसूरत वादियों में, पेड़ पौधों और पहाड़ों के बीच एकदम ग्रैंड तरीके से होगी। महक और कार्तिक पल्लवी की बात सुनकर शर्मा गए और वहां से अपने रूम में भाग गए। उन्हें भागते देख सबने जोरदार ठहाका लगाया। अगले दिन सब शॉपिंग के लिए निकल गए। अलग अलग ग्रुप बनाकर कार्तिक, पल्लवी, महक, राजीव और सतीश कार्तिक महक की शादी का जोड़ा लेने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक चले गए। बाकी सब शादी की अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे सब शादी की सारी तैयारियां पूरी करते जा रहे थे। महक और कार्तिक की शादी का जोड़ा भी आ गया। शादी दिन में होनी थी, इसलिए दोनों ने पेस्टल कलर में शादी का जोड़ा लिया। मेहंदी, हल्दी, संगीत के फंक्शन के लिए भी सबने ट्रेंडिंग ड्रेस ले ली। धीरे धीरे सारी तैयारियां पूरी हो गईं। सतीश, राजीव और पल्लवी ने शादी में धमाल कैसे मचाना है, इसकी पूरी तैयारी कर ली। घर वाले पल्लवी को इतने दिन बाद इतना खुश देख रहे थे, जैसे खुशियां उसकी मुस्कान की ही मोहताज थीं। वो खुश क्या थी, पूरा घर नई ऊर्जा और खुशी से भर गया था और साथ ही सबके मन में उल्लास भी। आज सब लोग शिमला के लिए निकलने वाले थे। मनीष जी ने 10 बोलेरो और 3 बसों का इंतजाम किया था। सारे रिश्तेदार भी आ गए थे, तो सब साथ में ही जा रहे थे। शादी में बस 7 दिन ही बचे थे। घर के नौकर सारे सामानों को गाड़ी में रख रहे थे। कुछ लोग सामान के साथ गाड़ियों में बैठ गए, बाकी सब लोग बस में। महक और कार्तिक साथ बैठे थे। एक तरफ की सीट पर सतीश और राजीव भी। सारे लोग अपनी सीट पर बैठ गए। पल्लवी सुलेखा जी के पास बैठ गई। सारे नौकर चाकर भी बसों में बैठ गए। ताऊ जी और कार्तिक के पापा ने एक बार फिर से सब चेक किया और फिर सब निकल पड़े शिमला की ओर। कुछ 1-1.5 घंटे के बाद अचानक एक झटके से बस रुक गई। सब हैरान हो गए कि क्या हुआ। कार्तिक वगैरह जिसमें बैठे थे वो बस सबसे आगे थी। कार्तिक ने ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि एक सरदार जी अचानक से गाड़ी के सामने आ गए। सब चिंतित हो गए। कार्तिक, सतीश और राजीव ने सबको शांत रहने को बोला और खुद नीचे उतरकर देखने चले गए। तब तक कार्तिक के पापा और ताऊ जी भी वहां पर आ गए। ताऊ जी, क्या हुआ, बस अचानक क्यों रुक गई? कार्तिक, ड्राइवर ने बताया कि कोई सरदार जी गाड़ी के सामने आ गए अचानक। ताऊ जी, चलो देखो जल्दी, कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं आई। सब आगे की तरफ लपके। इतने में ड्राइवर भी उतर आया। सामने जाने पर उनके होश उड़ गए। वो सरदार जो नीचे बेहोश पड़े थे और माथे से हल्का खून भी निकल रहा था, उन्हें ऐसे देख ड्राइवर घबरा गया। कार्तिक, सतीश और राजीव जल्दी से उस सरदार जी के पास गए। सबने होश में लाने की कोशिश की, पर उन्हें होश ना आया। सब घबरा गए। कार्तिक ने उन सरदार जी की जेब चेक की, जिससे कोई फोन, पता और पहचान मिल सके, पर उनकी जेब में कुछ रुपयों के अलावा कुछ न मिला। सतीश, एक काम करते हैं, हम इन्हें बस में ले चलते हैं, मरहम पट्टी कर देंगे। ज्यादा चोट तो नहीं आई है, बस शायद डर की वजह से बेहोश हो गए हैं। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं, इन्हें अकेले छोड़कर तो जा नहीं सकते। सबको सतीश का सुझाव अच्छा लगा। सबने मिलकर उन्हें उठाया और बस में ले आए। बस में बाकी लोग उन्हें देखकर घबरा गए। मनीष जी, घबराइए मत आप लोग, इन्हें चोट आई है थोड़ी, हम इसीलिए बस में लाए कि मरहम पट्टी कर देंगे। फर्स्ट एड बॉक्स दो कोई जल्दी से। पल्लवी, चाचू मैं देती हूँ। सबसे पीछे की सीट से सामान नीचे रख सरदार जी को उस पर लिटा दिया गया। पल्लवी फर्स्ट एड बॉक्स से निकाल कर लाई और मनीष जी को देने लगी। तभी उसका ध्यान उन सरदार जी पर गया। जाने क्यों उसके हाथ कांपने लगे। मनीष जी, क्या हुआ बेटा, हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? पल्लवी, न न नहीं कुछ नहीं, वो मैं डर गई कि इन्हें ज्यादा चोट ना लग गई हो। मनीष जी, घबराओ नहीं, ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया था। संतुलन बिगड़ने से शायद ये गिरकर बेहोश हो गए होंगे। सतीश, अंकल दीजिए, मैं मरहम पट्टी कर देता हूँ। मनीष जी, हाँ ये लो। सतीश ने मरहम पट्टी कर दी, फिर सबसे बोला कि वो यहीं बैठ जाता है उनके पास। सबने ठीक है कहा। फिर सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कार्तिक के पापा और ताऊ जी अपनी गाड़ी में चले गए। थोड़ी देर बाद बस फिर से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उन सरदार जी को होश आया। वो कराहते हुए उठे। कार्तिक, राजीव ये देखकर उधर लपके। उनसे पूछा कि वो कैसे हैं अब। सरदार जी, मैं ठीक हूँ। वो अचानक बस सामने देखकर घबरा कर गिर पड़ा था। कार्तिक, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? हम हॉस्पिटल में दिखा देंगे, यहाँ आगे कुछ किलोमीटर पर एक हॉस्पिटल है। सरदार जी, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सतीश,
कहाँ जाना है आप बताइए, हम कोई इंतजाम कर देते हैं। सरदार जी, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, शिमला जाने के लिए ट्रेन पकड़नी है। कार्तिक, अरे शिमला तो हम भी जा रहे, आप हमारे साथ ही चलिए ना। सरदार जी, नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकता हूँ, ना आप लोग मुझे जानते हो और ना मैं आपको। कार्तिक, आप कुछ ना सोचिए, 1 मिनट रुकिए। कार्तिक, मनीष जी को फोन करके सब कहता है, मनीष भी साथ में चलने को बोल देते हैं। कार्तिक फोन रखते हुए, अब तो पापा ने भी इजाजत दे दी, आप फिक्र न कीजिए, हम भी तो शिमला ही जा रहे हैं, आप साथ चलो हमारे। सबके बहुत आग्रह करने पर सरदार जी मान जाते हैं। कार्तिक उन्हें और सतीश को आगे आकर बैठने को कहता है। वो लोग आकर बैठ जाते हैं। एक बार फिर से वो लोग गाते गुनगुनाते शिमला की तरफ चल देते हैं। सरदार जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, पर उन्हें पंजाबी ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि वो हमेशा से शिमला रहे हैं। फिर भी कुछ पंजाबी गाने तो सीख ही रखे थे, तो वही सुनाते हैं सबको। उनकी आवाज़ में वाकई जादू था। इधर पल्लवी को जाने क्यों घबराहट हो रही थी सरदार जी की आवाज़ सुनकर, पर उसने सबके सामने अपनी बेचैनी को जाहिर नहीं किया। सरदार जी और वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, क्योंकि आगे पीछे बैठे थे। रात 9 बजे तक सब शिमला पहुंच गए। सरदार जी उनसे विदा लेकर अपने रास्ते हो लिए। सब लोग होटल में चेक इन किए, फिर डिनर करके ग्रुप में अलग अलग रूम में सोने के लिए चले गए। अगले 2 दिन सबने शिमला घूमने और कार्तिक महक की प्री वेडिंग फोटो शूट का प्लान बनाया। 2 दिन सबने शिमला की 1-2 फेमस जगहों पर घूमने गए और कार्तिक महक का प्री वेडिंग फोटो शूट भी कराया। तीसरे दिन महक कार्तिक की हल्दी सेरेमनी थी। होटल वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। येलो साड़ी, उस पर फूलों वाली ज्वेलरी में महक राजकुमारी लग रही थी। पल्लवी ने भी येलो अनारकली सूट पहना था। कार्तिक ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना था। सभी पुरुषों ने ही सफेद कुर्ता ही पहना था और महिलाओं लड़कियों ने पीली ड्रेस। तय समय पर हल्दी की रस्म हुई। सबने महक कार्तिक को खूब हल्दी लगाई। हल्दी वाले सॉन्ग्स पर कार्तिक के दोस्तों ने ठुमके भी लगाए। अगले दिन मेहंदी और संगीत सेरेमनी थी। दुल्हन के साथ सभी लेडीज और गर्ल्स ने भी मेहंदी लगवाई और संगीत में तो औरतों ने धमाल ही मचा दिया था। रात को सब थके हारे गहरी नींद में सो रहे थे। पल्लवी भी अपने कमरे में सो रही थी। तभी अंधेरे में कोई साया धीरे से उसके कमरे में आया। हालांकि कमरा लॉक था, पर उसके पास शायद मास्टर की थी। वो पल्लवी के सिरहाने जाकर बैठ गया और उसे एकटक निहारने लगा। फिर उसने पल्लवी के माथे पे हाथ फेरा और जल्दी से अपने आंसू पोंछता हुआ बाहर चला गया। पल्लवी एक झटके से उठ गई और कौन है बोलने लगी। बगल में सो रही महक पल्लवी की आवाज़ सुनकर उठ गई और पूछा, क्या हुआ? पल्लवी, भाभी, ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया था। महक, इस वक्त कौन होगा पल्लू, और फिर डोर भी अंदर से लॉक है। तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। चलो अब सो जाओ, कल शादी है। नींद पूरी ना होगी तो हम दोनों की फोटो में हम कम डार्क सर्कल से ज़्यादा नजर आएंगे। पल्लवी मुस्कुराई, फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गईं। अगले दिन सब शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। महक और कार्तिक को उस दिन की रस्मों के बाद थोड़ा आराम करने को बोला गया। महक अपने रूम में गई और दरवाजा लॉक कर वॉशरूम चली गई। हाथ मुंह धोकर जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि उसका फोन बज रहा था। उसने झट से मोबाइल उठाया और देखा कोई अननोन नंबर था। महक ने कॉल रिसीव किया। थोड़ी देर बाद उसके कमरे की डोरबेल बजी। वो लपक कर दरवाजे पर आई और दरवाजा खोला। सामने एक वेटर था, उसी होटल का। उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। उसने पैकेट महक को दिया और चला गया। महक दरवाजा बंद करके अंदर आई और पल्लवी को कॉल किया। थोड़ी देर बाद पल्लवी कमरे में आई। पल्लवी, भाभी, क्या हुआ, क्यों बुलाया? पल्लू, आज मैं चाहती हूँ कि तुम ये वाला लहंगा पहनो। महक ने लहंगा निकालते हुए कहा। वाह, ये तो ब्यूटीफुल है, आपने लिया क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो, महक मुस्कुराते हुए बोली। तभी मीनाक्षी जी कमरे में ब्यूटिशियन के साथ आई। मीनाक्षी जी, महक, अब तू रेडी हो जा, क्योंकि तुझे ज़्यादा टाइम लगेगा तैयार होने में। आखिर तेरी शादी जो है। ये पार्लर वाली भी आ गई है। और पल्लवी बेटा, तुम भी महक के साथ ही तैयार हो जाओ, ठीक है? मैं जाकर दूसरे काम देखती हूँ, बहुत सारा काम है अभी। मीनाक्षी जी एक सांस में ही सब बोल गईं और हाँफने लगीं। महक, माँ, आराम से, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? सब हो जाएगा, पर पहले आप थोड़ा रेस्ट करो और ये पानी पी लो। महक ने मीनाक्षी जी को पानी का गिलास पकड़ाया। मीनाक्षी जी, अरे मैं पानी कैसे पी लूँ, आज तेरी शादी है
और मेरा और तेरे पापा दोनों का उपवास है। जब तक हम अपनी गुड़िया का कन्यादान नहीं कर देते, हम कुछ नहीं खा पी सकते। कहते कहते मीनाक्षी जी की आंखों में आंसू आ गए। महक मीनाक्षी जी के गले लग गई और सुबकने लगी। मीनाक्षी जी, अरे ये क्या, अभी से रोने लगी? नाक बहने लगेगी तेरी, फिर सारा मेकअप बेकार हो जाएगा। खबरदार जो रोई। अब जल्दी से स्माइल कर और रेडी हो जा। मीनाक्षी जी ने ये कहकर महक का माथा चूम लिया। महक उनके गले लग गई। तभी मीनाक्षी जी को कोई बुलाने आया, किसी रस्म के लिए। वो महक को प्यार कर वहां से चली गई। महक, पल्लो अब चल, तू जल्दी से वॉशरूम से फ्रेश होकर आ और रेडी हो जा। आज हम दोनों ही इस महफिल की शान बनेंगे और कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। महक ने इतराते हुए कहा। पल्लवी, भाभी आपके होते हुए कोई महफिल की शान बन सकता है क्या? देख लेना, भाई के साथ पूरी शिमला के लड़के फिदा हो जाएंगे आपको देखकर। महक, चल फेंकू, वो तो आज ही पता चल जाएगा कौन बनेगा महफिल की शान, तू या मैं। अब जल्दी से फ्रेश होकर आ, हमें लेट नहीं करना है, समझी बच्चू? पल्लवी, ओके भाभी, आपका हुक्म सर आँखों पर। ये बोलकर पल्लवी वॉशरूम चली गई और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आ गई। ब्यूटिशियन ने दोनों का मेकअप स्टार्ट किया। रात हो चुकी थी। पूरा चांद फलक पर मुस्कुरा रहा था और इधर कार्तिक भी अपने चांद के इंतजार में नजरें गड़ाए उधर ही देख रहा था जिधर से दुल्हन यानी कि महक आने वाली थी। उसके सारे दोस्त उसकी इस हालत पर जमकर मजे ले रहे थे। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई। धूम धड़ाके के साथ दुल्हन की एंट्री हुई। लाल लहंगा चोली में महक राजकुमारी लग रही थी। हर किसी की आंखें उसी पर टिकी थीं। कार्तिक तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया था। तभी सतीश ने चुटकी मारी। क्यों भाई, जयमाला गले में भी डालोगे? ये यूं ही लेकर खड़े खड़े भाभी को ताकते रहोगे? सब ये सुनकर हंसने लगे। महक भी मुस्कुराई। कार्तिक ये सब देखकर झेप गया। दोनों ने एक दूसरे को बरमाला पहनाई। बरमाला की रस्म के बाद फोटो सेशन शुरू हुआ। सबने तरह तरह के पोज बनाकर फोटो लिए। हर किसी को दूल्हा दुल्हन के साथ ही फोटो खिंचवानी थी। महक और कार्तिक की भी फोटोग्राफी हुई। अब सब मंडप की तरफ जाने के लिए बड़े ही थे कि सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। सब शोर मचाने लगे। तभी लाइट का फोकस पल्लवी पर हुआ। सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ और सब ये देखकर चौंक गए कि आज शादी में एक नहीं दो दो चांद चमक रहे थे। व्हाइट और पिंक लहंगे में पल्लवी हूर की परी लग रही थी। अब तक दुल्हन के चक्कर में जो उस पर ध्यान नहीं दे पाए, वो अब आंखें फाड़ फाड़ कर पल्लवी को देख रहे थे। पर अब भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। हर कोई जानने को उत्सुक था कि आगे क्या होगा। महक मुस्कुरा रही थी। कार्तिक उससे आंखों ही आंखों में पूछता है कि ये क्या हो रहा है और महक उसे बस देखते रहने का इशारा करती है। तभी बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सा म्यूजिक स्टार्ट होता है। म्यूजिक बंद होते ही एक तरफ और फोकस होता है और सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो कोई और नहीं, सरदार जी ही हैं जो उन्हें मिले थे। वो सरदार जी धीरे धीरे पल्लवी की तरफ बढ़ते हैं। पल्लवी हतप्रभ सी देखती है। तभी सरदार जी घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपने कोट की जेब से गुलाब का फूल निकालकर पल्लवी की तरफ बढ़ाते हैं। पल्लवी ठगी सी खड़ी रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता क्या रिएक्ट करे। कार्तिक ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़ता है कि महक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और आंखों से इशारा कर शांत रहने को कहती है। तभी सरदार जी की स्पीकर में आवाज आती है, ए हसीन, मेरा गुलाब कबूल कर, हम तुमसे बेइंतहा इश्क करते हैं। अब नहीं इस जमाने की परवाह हमको, हम अपने इश्क का इजहार करते हैं। तुम नादानी समझो या शैतानी हमारी, हम हर घड़ी तेरा इंतजार करते हैं। पल्लवी की सांसें थम जाती हैं। ये आवाज़ सुनकर कैसे भूल सकती है वो इस आवाज़ को। उसकी आंखें आंसुओं के बोझ से भारी पड़ जाती हैं। कांपती आवाज में वो कहती है, क कौन हो तुम? ये कैसे सच हो सकता है? नहीं, तुम वो नहीं हो सकते। बोलो कौन हो तुम? देखो मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, बताओ कौन हो? पल्लवी लगभग रोने ही लग जाती है। सरदार जी उठकर उसके पास आते हैं और एक एक कर अपनी नकली दाढ़ी मूछें उखाड़कर फेंकने लगते हैं और सामने खड़े इंसान को देखकर हर कोई चौंक जाता है। पल्लवी तो ठगी सी खड़ी बस एकटक सरदार जी को ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों से गंगा यमुना की धारा बह रही थी। राघव, पल्लवी जोर से बोलती है और राघव के सीने से लग जाती है।
उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। आज उनकी बेटी की खोई हुई खुशी वापस जो आ गई थी। राघव और पल्लवी एक दूसरे के सीने से लगे सारे दर्द, सारी दूरियों को आंसुओं से धो रहे थे। तभी पल्लवी को होश आता है कि वो ये क्या कर बैठी। यहाँ सब बड़े भी हैं। वो जल्दी से राघव से अलग होती है। राघव, पल्लवी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। कार्तिक, माफी? तुझे तो सजा मिलेगी। तूने सिर्फ पल्लो को नहीं, हम सबको हर्ट किया है। तुझे पता है तेरे जाने के बाद हमारी क्या हालत हुई थी। पूरी तरह से बिखर गए थे हम। पल्लवी तो अब तक ना संभाल पाई खुद को। तूने हमें धोखा दिया है, मरने का झूठा नाटक किया। क्या जरूरत थी इन सब की? क्यों किया तूने हम सबके साथ ऐसा? कार्तिक ने आवेश में आकर राघव को थप्पड़ जड़ दिया। सब हैरान हो गए। राघव, कार्तिक मैं क्या करता यार, मेरी ड्यूटी ही ऐसी है। प्लीज माफ कर दे, अब तो आ गया हूँ ना मैं। तुझे तो खुश होना चाहिए और तू है कि गुस्सा हो जा रहा है। मैं ना कर रहा बात। राघव बनावटी नाराजगी के साथ मुंह फेर कर खड़ा हो गया। कार्तिक, अच्छा चल ठीक है, माफ किया, लेकिन पहली और आखिरी बार। अगर दोबारा तूने ऐसा किया ना तो माफी नहीं, सजा मिलेगी। दोनों दोस्त हंसते हुए एक दूसरे के गले लग खुशी से झूमने लगे। राघव, ओ तेरी, मैं तेरे चक्कर में तो भूल ही गया कि मैं यहाँ किसी और को भी मनाने आया था। सबने पल्लवी की तरफ देखा तो वो मुंह फुलाए एक तरफ खड़ी थी। तभी राघव की आवाज आई, अब नाराज ही रहोगी या पलट कर भी देखोगी? पल्लवी गुस्से से उंगली उठाकर पलटी और बोलने ही जा रही थी कि देखा कि वहां राघव नहीं है। और तभी उसने नीचे निगाहें करके देखा, राघव घुटनों पर बैठा सबके सामने रिंग पकड़कर खड़ा था। ये देखकर पल्लवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राघव, विल यू मैरी मी पल्लवी? क्या तुम इस अनाथ की जिंदगी का सहारा बनोगी? पल्लवी ने आंसू भरी आंखों से खुशी से हाँ में 2-3 बार सिर हिलाया। राघव ने उसकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाई और दोनों एक दूसरे के गले लग रोने लग गए। सब मिलकर तालियां बजाने लगे। पल्लवी के पिताजी मनीष जी, सुलेखा जी, दादा दादी और विनोद मीनाक्षी जी तो खुशी के मारे रो रहे थे। आज उनकी बेटी की खुशियां जो वापस मिल गई थीं। हर कोई चाहता था कि राघव उनके घर का दामाद बने। सबने मन ही मन ढेरों दुआएं दी थी दोनों को। महक, राघव ने तो सगाई कर ली, अब पल्लवी की बारी। ये ले पल्लो और कर ले राघव को अपने नाम। कहते हुए महक ने भी पल्लवी को अपने बटुए में से रिंग निकाल कर दी। पल्लवी ने राघव को रिंग पहनाई। दोनों के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। तभी पंडित जी आए और बोले कि आज का मुहूर्त बहुत खास है। अगर आप लोग चाहें तो इनका भी विवाह इसी मंडप में कर सकते हैं। मैंने दोनों के नाम से कुंडली भी मिलाई है और दोनों ही एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। राघव ने आंख मारी और सब समझ गए कि जनाब पहले से ही सारी तैयारी करके बैठे हैं। पल्लवी के पापा ने राघव के कान खींचे और बोले कि बेटा जरा पूछ भी लिया होता। राघव, अब क्या करूं पापा, मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो ठीक है। राघव ये बोलकर मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। सब खिलखिलाकर हंसे और पल्लवी के पापा ने राघव को गले लगा लिया। मनीष जी ने भी उसे गले से लगा लिया और बोले, कमीने, तूने जितना परेशान किया उससे ज्यादा आज दिल जीत लिया। तभी 2 वेटर थाल लेकर आए। राघव ने उस पर ढका कपड़ा हटाया। उसमें शादी का जोड़ा था। एक बार फिर सब चौंके। राघव, अब आप लोग मुझे घूरते ही रहोगे या शादी की तैयारी भी करोगे? कार्तिक, क्यों बे, तू तो छुपा रुस्तम निकला, सब कुछ बिना किसी को बताए। राघव, ना ना भाई, ऐसा नहीं है। महक भाभी भी शामिल थीं मेरे साथ, उन्हें भी मैंने अपने प्लान का पार्टनर बनाया था। सब महक को देखने लगे। महक बगले झांकने लगी। सुलेखा जी, अच्छा बस बहुत हुआ। मेरी बहू को कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मेरी बहू अकेले नहीं थी, इस सब में मैं भी थी उसके साथ। राघव, क्या भाभी, मतलब सच ही कहा है किसी ने? औरतों के पेट में कभी कोई बात पच ही नहीं सकती। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। सुलेखा जी, राघव अब तुम रेडी हो जाओ, पल्लवी को भी हम ले जाते हैं तैयार करने। सबने हामी भरी और राघव पल्लवी को लेकर अलग अलग रूम में चले गए। विवाह का मुहूर्त होने पर चारों को मंडप में लाया गया। विवाह की विधियां शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से बनाई थी ये जोड़ियां, तभी इतना वक्त लगा दिया मिलाने में। एक ही मंडप में कार्तिक, महक और राघव पल्लवी ने फेरे लिए और जन्मों जन्मों के लिए एक हो गए।
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।